नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा से घबराई बीजेपी की, इंडिया में सीट बंटवारे पर बनती बात की। बात करेंगे उमा भारती ने खोली बीजेपी की पोल की, जानेंगे कैसे शिवराज को किनारे लगा रही है उनकी ही पार्टी, और महाराष्ट्र में क्यों बढ़ गई है अचानक सियासी हलचल। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी है तिरछी नजर। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राम मंदिर उद्घाटन को लेकर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, लोकसभा चुनाव से पहले मंदिर उद्घाटन बीजेपी की चाल। मैं ऐसे उत्सवों को सपोर्ट नहीं करती जो दूसरे समुदायों को शामिल न करें। कर्नाटक में अधिक उप मुख्यमंत्री पद की मांग पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया जवाब। कहा, कर्नाटक में कोई और उप मुख्यमंत्री पद नहीं होगा। गणतंत्र दिवस को लेकर केंद्र पर भड़के पंजाब के सीएम भगवंत मान। बोले, शहीदों की झांकी रिजेक्ट करने वाले ये कौन होते हैं, गांव-गांव तक लेकर जाएंगे। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स से 31 अंकों की तेजी के साथ 71,386 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 32 अंकों की तेजी के साथ 21,545 अंक पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने कैसे बीजेपी की नींद उड़ा दी है। बीजेपी को एहसास हो चुका है कि चुनाव से पहले कांग्रेस की यात्रा गेम चेंजर साबित होगी। इसका तोड़ बीजेपी को नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में अब बीजेपी इस यात्रा को रोकने की कोशिश में जुट गई है, लेकिन कांग्रेस भी पूरी तैयारी के साथ हर मुश्किल से लड़ने को तैयार नजर आ रही है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। मणिपुर की राजधानी इम्फाल से राहुल गांधी 14 जनवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं। यात्रा को लेकर कांग्रेस के अंदर जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है तो बीजेपी दबाव में दिखने लगी है। भारत जोड़ो यात्रा को देश की जनता ने जो समर्थन दिया था, उससे ज्यादा समर्थन भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मिलने के संकेतों ने बीजेपी की बेचैनी को बढ़ा दिया है, क्योंकि पूरा इंडिया यात्रा के साथ जुट रहा है। यात्रा लोकसभा चुनावों के ठीक पहले निकल रही है। ऐसे में बीजेपी की दिल्ली की सत्ता ही संकट में फंस गई है और सत्ता जाने से डरी बीजेपी अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रोकने की तैयारी में जुट गई है। यात्रा की शुरुआत में ही अड़ंगा लगाने की तैयारी चल रही है। बीजेपी की कोशिश है कि यात्रा निकलने ही न दी जाए। पहले तो यहां तक कहा जा रहा था कि बीजेपी लोकसभा चुनाव का ऐलान 1 महीने पहले करा सकती है, जिससे यात्रा को हिंदी भाषी राज्यों जहां बीजेपी मजबूत है वहां आने ही नहीं दिया जाए। लेकिन चुनाव आयोग ने बीजेपी के प्लान को फेल कर दिया, तो अब शांति व्यवस्था के नाम पर यात्रा रोकने की कोशिश हो रही है। मणिपुर से यात्रा शुरू होनी है, लेकिन मणिपुर की बीजेपी सरकार इसकी अनुमति नहीं देने पर अड़ गई है। वो राज्य से यात्रा निकलने नहीं दे रही है। मणिपुर राज्य के मुख्य सचिव विनीत जोशी ने कहा कि मामला सीएम एन वीरेन सिंह के पास है, लेकिन अभी तक अनुमति नहीं दी गई है। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हमने 1 सप्ताह पहले ही अनुमति का आवेदन दे दिया था। हमारी यात्रा का मकसद मणिपुर में शांति स्थापित करना है। यात्रा नफरत समाप्त करने के लिए है, इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। मणिपुर के लोग न्याय के हकदार हैं, क्योंकि देश के बाकी हिस्से के लोग मणिपुर की स्थिति देखकर दुखी हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अगर यात्रा निकलती है तो सबसे ज्यादा दुखी बीजेपी हो सकती है, क्योंकि यात्रा से उसकी सत्ता जाती दिख रही है। कांग्रेस ही नहीं, पूरे इंडिया गठबंधन को भारत जोड़ो न्याय यात्रा से बहुत उम्मीदें हैं। तो बीजेपी कैंप में चिंता नजर आ रही है और इस चिंता को इंडिया गठबंधन और भी बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। बीजेपी की तरफ से यह दावा किया जा रहा था कि इंडिया गठबंधन तो बन गया, लेकिन सीट बंटवारा आसान नहीं है। लेकिन इंडिया ने इसकी गुत्थी भी सुलझा ली है। देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर बात बनती जा रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में सीटों के बंटवारे को लेकर दिल्ली में एक बैठक हो चुकी है। बिहार और महाराष्ट्र को लेकर भी बैठक हो चुकी है और अधिकांश जगह सीटों को लेकर तस्वीर साफ होती भी दिखाई दे रही है। दूसरे दौर की बातचीत के बाद सीटों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि आप दिल्ली और पंजाब के अलावा गोवा, गुजरात और हरियाणा में गठबंधन करना चाहती है और साथ ही इन राज्यों में साझा चुनाव अभियान भी चलाना चाहती है। आपकी ओर से दिल्ली में कांग्रेस को 3 और पंजाब में 6 सीट देने का प्रस्ताव दिया गया है और कांग्रेस की ओर से इस पर हरी झंडी मिलना भी तय माना जा रहा है। लेकिन आप गोवा और गुजरात में भी एक सीट मांग रही है, जबकि हरियाणा में भी आप 3 सीटों पर दावेदारी कर रही है। कांग्रेस गोवा और गुजरात पर तो आपके प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार है, लेकिन हरियाणा को लेकर मतभेद दिखाई दे रहे हैं।
आप और कांग्रेस नेताओं के बीच पहले दौर में करीब 2.5 घंटे तक चर्चा चली थी और इसमें कई मुद्दे सुलझा लिए गए, लेकिन सीटों पर फाइनल फैसला नहीं हो पाया, जिस कारण से आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक ने कहा कि अभी एक और दौर की बातचीत होगी। इस बीच बिहार और महाराष्ट्र में भी सीटों को लेकर चर्चा अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। संकेत है कि 1-2 दिनों में सभी राज्यों में सीट बंटवारे पर सहमति बन जाएगी। इंडिया गठबंधन एकजुट हो रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर बिखराव दिखाई दे रहा है। पार्टी के दिग्गज नेता अपने ही दल की रणनीति पर सवाल उठा रहे हैं और अब राम मंदिर को लेकर मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम ने जो बयान दिया है वो देखकर बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती ने बीजेपी को आईना दिखा दिया है। उमा भारती ने राम मंदिर को लेकर बीजेपी के दांवों की पोल खोलकर रख दी है। उमा भारती उन नेताओं में शामिल है जो राम मंदिर आंदोलन की उपज है और अब उमा भारती ने कहा है कि ये कोई दावा नहीं कर सकता कि उसके चलते अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। बीजेपी का भगवान राम, हनुमान और राम मंदिर पर पेटेंट नहीं है। राम सबके हैं, पूरे विश्व के हैं। जो राम को मानते हैं वो चाहे किसी भी धर्म के, किसी भी संप्रदाय के या विश्व के किसी भी देश के या किसी भी पार्टी के हों। हम अगर राम के ऊपर अपना एकाधिकार जमाना चाहते हैं तो ये हमारा अहंकार है, हमारी भूल है। राम अविनाशी हैं, राम का अंत नहीं है, हमारा अंत है। राम भक्ति को आस्था का मामला बताते हुए पूर्व सीएम ने कहा कि बीजेपी ये तय नहीं कर सकती कि किसकी आस्था राम के प्रति होगी। राम बीजेपी की प्रॉपर्टी नहीं है। राम में किसी की आस्था बीजेपी तय नहीं कर सकती। दरअसल बीजेपी के नेता अयोध्या राम मंदिर के लिए पीएम मोदी को क्रेडिट देते रहे हैं, लेकिन उमा भारती ने साफ कर दिया है कि इसका क्रेडिट किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है और अगर इसका क्रेडिट कोई लेने की कोशिश करता है तो ये उसका अहंकार है और अहंकार का नाश जरूर होता है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है। सरकार में होने के नाते बीजेपी की ये जिम्मेदारी है कि आदेश का पालन हो। मंदिर पर बीजेपी का पट्टा नहीं है, पूरे देश का है। साफ है कि जिस तरह से उमा भारती ने बयान दिया उससे ये साफ हो गया कि बीजेपी के लिए राम मंदिर पर सियासत करना उसके लिए भारी पड़ सकता है। उमा भारती ने बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया है तो बीजेपी हाईकमान की रणनीति से मध्य प्रदेश में पार्टी मुश्किल में नजर आ रही है। हालात ये हो गए हैं कि शिवराज जनता के बीच तो दिखाई देते हैं लेकिन सरकार के कार्यक्रम से गायब हो जाते हैं। इसी बीच शिवराज का बयान सुर्खियां बटोरता दिखाई दे रहा है। तो क्या है शिवराज सिंह चौहान का बयान, देखिए ये रिपोर्ट। शिवराज सिंह चौहान अब बीजेपी में अलग थलग पड़ चुके हैं। उनका एक वीडियो इस समय वायरल हो रहा है जिसमें शिवराज मंच से कह रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री हैं तो भाई साहब आपके चरण भी कमल के समान हैं। बाद में नहीं रहे तो होर्डिंग से फोटो ऐसे गायब होती है जैसे गधे के सिर से सींग। इस बयान से शिवराज ने बता दिया कि सीएम पद से हटे अभी महीना भर भी नहीं हुआ और उन्हें पार्टी के होर्डिंग से गायब कर दिया गया है। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो और भी हैरान करने वाली है क्योंकि शिवराज अब विधायकों के फोटो फ्रेम से भी गायब कर दिए गए हैं। दरअसल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मध्य प्रदेश विधायकों के प्रबोधन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान विधायकों के साथ उनका ग्रुप फोटो भी लिया गया। इस फोटो में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ही बड़े नेता शामिल हुए। सीएम, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा में नेता विपक्ष, दोनों डिप्टी सीएम फोटो फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान गायब है। इसके बाद सवाल किया जा रहा है कि शिवराज नाराजगी के चलते कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए या फिर पार्टी को शिवराज को बुलाना ही जरूरी नहीं लगा। दरअसल पिछले कुछ दिनों से शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से बयान दे रहे हैं उससे पार्टी हाईकमान नाराज दिखाई दे रहा है। होर्डिंग्स के बाद शिवराज सिंह चौहान विधायकों के फोटो फ्रेम से भी गायब हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम पूरी तरह से किनारे कर दिए गए हैं और कुछ ही देर में एक और सीएम किनारे होते दिख रहे हैं। 10 जनवरी यानी बुधवार को महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की विधानसभा सदस्यता पर बड़ा फैसला आने वाला है और कहा यह जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की कुर्सी जाती दिख रही है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। उद्धव गुट की याचिका पर फैसला आने वाला है। उद्धव गुट ने विधानसभा अध्यक्ष से एकनाथ शिंदे और उनके साथ 40 विधायकों को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किए जाने की शिकायत दर्ज कराई थी और इस शिकायत पर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर बुधवार को अपना फैसला सुनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी तक फैसला सुनाने का आदेश विधानसभा अध्यक्ष को दिया था और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उससे ये भी साफ हो गया था कि फैसला देते समय नार्वेकर को किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना के चीफ विप के रूप में उद्धव गुट के नेता सुनील प्रभु की नियुक्ति को ही सही करार दिया था। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष को ये मानकर फैसला देना होगा कि सुनील प्रभु ने शिवसेना में हुई बगावत के समय क्या विप जारी किया था। प्रभु के विप का एकनाथ शिंदे और उनके साथ के विधायकों ने उल्लंघन किया है। ऐसे में उनकी सदस्यता जाना तय माना जा रहा है।
एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में जून 2022 में शिवसेना के करीब 40 विधायकों ने बगावत कर दी थी, जिस कारण से उद्धव के नेतृत्व में चल रही महाविकास अघाड़ी की सरकार गिर गई थी। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। कोर्ट ने उद्धव की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि विधायकों की अयोग्यता पर फैसला विधानसभा अध्यक्ष करेंगे। उनके फैसले पर अगर किसी पक्ष को परेशानी होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, और इसके लिए कोर्ट ने पहले 31 दिसंबर की तारीख तय की थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 10 जनवरी 2024 कर दिया गया था। ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे को विधानसभा अध्यक्ष अयोग्य करार दे सकते हैं। शिंदे अगर अयोग्य ठहराए जाते हैं तो वे सीएम पद के लिए भी अयोग्य हो जाएंगे। यानी बुधवार को महाराष्ट्र में शिंदे सरकार का गिरना तय माना जा रहा है। महाराष्ट्र में एनडीए मुश्किल में है, बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है एनडीए, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन एकजुट दिखाई दे रहा है। इस बीच एनसीपी चीफ शरद पवार ने लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। तो क्या कहा है एनसीपी चीफ ने, देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे से पहले एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने कांग्रेस के समर्थन में आवाज उठाई है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में ज्यादा सीटें जीतने की क्षमता है, लोकसभा में उनके पास ज्यादा सीटें हैं, कांग्रेस का पूरे देश में मजबूत आधार है। पवार ने यह भी दावा किया कि इस बार कांग्रेस काफी अच्छा प्रदर्शन करेगी। इसके साथ ही उन्होंने मोदी सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि जब तक दिल्ली में सरकार नहीं बदलेगी तब तक ईडी की छापेमारी जारी रहेगी, चाहे वो रविंद्र वायकर हो या रोहित पवार। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सत्ता में बैठे लोग ऐसा करना चाहते हैं। दरअसल दावा किया जाता रहा है कि महाराष्ट्र में शिवसेना और फिर एनसीपी में जो टूट हुई, उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ ईडी का ही था। ईडी के कारण ही पहले शिवसेना में टूट हुई, जिस कारण से राज्य की महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई, और फिर एनसीपी में भी उसी कारण से टूट हुई। ईडी के साथ पवार ने ईवीएम पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हमने चुनाव आयोग के समक्ष ईवीएम मशीन के संबंध में प्रस्ताव भेजा है। उस प्रस्ताव में हमारे पास ईवीएम के संबंध में कुछ अनुभव और इस संबंध में कुछ सुधार करने की संभावना है, और चुनाव आयोग को हम लोगों को समय देना चाहिए, हमारे साथ चर्चा करनी चाहिए, हमारी राय सुननी चाहिए, और जो हमारी शिकायतें हैं उसका समाधान होना ही चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग समय देने या चर्चा करने को तैयार नहीं हुआ है। इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है और दावा यह किया जा रहा है कि इस बार केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। दक्षिण से उत्तर तक इंडिया मजबूत हो रहा है, और अब जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाते हुए मोदी सरकार के तमाम फैसलों पर सवाल खड़े कर दिए हैं, खासतौर पर आर्टिकल 370 पर। क्या कहा है फारूक अब्दुल्ला ने, देखिए ये रिपोर्ट। आर्टिकल 370 को लेकर एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आखिर आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर में किस वजह से लागू किया गया। विभाजन के बाद पंजाब से लोग जम्मू और कश्मीर में आ सकते हैं और वहां बस सकते हैं, इसीलिए जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 लागू किया गया था। फारूक ने कहा कि हम अनुच्छेद 370 नहीं लाए, इसे 1947 में महाराजा हरि सिंह ने पेश और लागू किया था। विभाजन के बाद महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर के गरीब लोगों को बचाने के लिए इसे लागू किया। उन्होंने केवल जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए स्थानीय लोगों के लिए नौकरियां आरक्षित की थी। यही आर्टिकल 370 था जिसे मोदी सरकार ने हटा दिया है। इससे यहाँ के लोगों को फिर से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने आगे भी कहा कि यहाँ की नौकरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के लिए रखी गई थी। जम्मू वालों ने आर्टिकल 370 हटाने पर बहुत ढोल बजाए। आज उन्हें पता लग रहा है कि क्या हो रहा है। आज कहाँ है जम्मू कश्मीर के लिए नौकरियाँ? एक नौकरी निकली, वो भी केरल से। यहाँ आकर बस गए हैं लोग। यहाँ लोग अब बाहर से आएंगे। यहाँ की पुलिस के लोग बाहर से आएंगे। क्या हमारे लोग इतने नकारा हैं कि वो आईजी और डीजी नहीं बन सकते? वही अयोध्या राम मंदिर उद्घाटन को लेकर भी उन्होंने बयान दिया और कहा कि भगवान राम सबके हैं। ये जो चिल्ला रहे हैं और भगवान राम की बात करते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि उनकी पुस्तकों में लिखा है कि भगवान राम विश्व के राम हैं। अगर वो विश्व के राम है तो सबके राम हैं, लेकिन इन लोगों ने उसे अपना बनाया है। और बुलेटिन के आखिर में देखते हैं जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी है तिरछी नजर। राजस्थान में बीजेपी का भजन शुरू में ही गड़बड़ा गया है। वहां पर किसी तरह से तो सीएम बने, उसके बाद में उनका मंत्रिमंडल बड़ी मुश्किल से तय हुआ और उसमें जो मंत्री बनाए गए वो विधायक थे ही नहीं। जब उन्होंने विधायक के लिए चुनाव लड़ा तो वो बेचारे हार गए। ये सब कुछ हालांकि डबल इंजन का कमाल था, लेकिन
इसको अगर किसी भक्त से पूछें तो वो ये कहेगा कि मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है। तो बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।